मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत। आज के सत्र में आज है दिनांक 7 फरवरी 2023 और प्रतिदिन की भांति हम पुनः आपके लिए हिंदू एनालिसिस लेकर उपस्थित हैं। आशा है कि यह पहल आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, आपके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदू किसी भी समाचार पत्र को, खासकर विशेषकर द हिंदू को समझना, उसमें दिए गए आर्टिकल को पढ़ना, उसकी गहराइयों तक जाना, और हम यहाँ पर वही करते हैं। आपको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड समझाते हैं, इसके विभिन्न आयाम समझाते हैं, वर्तमान में जो संपादकीय टॉपिक है उसको समझाते हैं, या वर्तमान में घट रही जो भी घटनाएं हैं उससे हम आपको अवगत कराते हैं। तो बिल्कुल इस सत्र में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक, सेशन के अंत तक सत्र में बने रहिए और इन जानकारियों को ग्रहण कीजिए। चलिए अपना पहला टॉपिक देखते हैं। इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक हमारा है पंक्चरिंग टाइज। देखो, पंक्चरिंग टाइज मैंने इससे पहले आर्टिकल में आपको बताया था कि अमेरिका और चीन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है, और गतिरोध उत्पन्न होने की वजह है एक बलून, हिंदी में जिसे हम बैलून कहते हैं, गुब्बारा। आप कहोगे ये गुब्बारा बच्चों वाला गुब्बारा नहीं है, ये गुब्बारा जिसका प्रयोग खासकर निगरानी के लिए किया जाता है या मौसम संबंधी आकलन करने के लिए गुब्बारे का प्रयोग कई एजेंसियां करती हैं, सरकारें करती हैं। ठीक है, तो आसमान में, अमेरिका के आसमान में गुब्बारा देखा गया और ये चीन का गुब्बारा था। इस पर अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा यह स्पाई गुब्बारा है ना, स्पाई बलून है। स्पाई बलून से मतलब है बच्चों, जो जासूसी करते हैं, निगरानी करते हैं, उसमें उपकरण लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, जिससे वो गुब्बारा जिस जिस क्षेत्रों से होकर जाएगा, ठीक है, जिन जिन क्षेत्रों से होकर जाएगा वहाँ वहाँ की निगरानी करेगा, टोह लेगा और उसकी जानकारी अपने जो उसका मुख्यालय है या जहाँ से वो ऑपरेट हो रहा है वहाँ पहुँचाएगा। ठीक है, तो चीन ने कहा, उस पर चीन का जवाब आया कि यह असैन्य बैलून है। ठीक है, चीन ने भी कमेंट किया कि ये इसका हम सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, यह कोई जासूसी बलून भी नहीं है और ये एक असैन्य बैलून है। ठीक है, इसका मौसम संबंधी जानकारियां जुटाने में उपयोग किया जा रहा है और यह बैलून अपना रास्ता भटक गया है और रास्ता भटक करके दूसरे क्षेत्र में चला गया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को सही नहीं माना। ठीक है, और जब यह अमेरिकी आसमान के ठीक ऊपर था तभी इसे गिराने के बारे में सोचा गया था। हालांकि राष्ट्रपति बाइडन ने के आदेश पर फिर उन्होंने विचार भी किया, बाइडन ने फिर विचार किया। अमेरिकी प्रशासन ने भी सोचा कि अगर इसको अमेरिकी आसमान में ही गिरा दिया जाए ऊपर में, तो हो सकता है कि नीचे कुछ लोगों को क्षति पहुँचे, है ना, घरों को क्षति पहुँचे, क्योंकि बलून में तो कुछ इक्विपमेंट्स लगे ही होंगे, है ना, उससे क्षति नीचे पहुंच सकती है। तो प्रतीक्षा की गई कि यह समुद्र तट के आसपास चला जाए और जब यह समुद्र तट के आसपास गया तब इसे गिराया गया। ठीक है, तो आप ये देखो, ये ना आपको शनिवार दोपहर को, ठीक है, सैटरडे आफ्टरनून, अमेरिका के उत्तरी कमांड के एक लड़ाकू विमान, है ना, F-22 ने एक मिसाइल के जरिए चीन के जो स्पाई जो मतलब वो थे, है ना, बलून, उसे गिरा दिया। ठीक है, और इसका जो मलबा है बलून का, वो दक्षिण कैरोलिना है ना, अमेरिका में, और उसके पास समंदर में गिरा है। ठीक है, तो उससे और दूसरी बात कि राष्ट्रपति बाइडन ने आदेश दिया था, है ना, वेडनेसडे को, कि इसे गिराया जाए, है ना, वैसे, और कि अमेरिकी नागरिक को नुकसान ना हो, लेकिन गिराया जाए इसको, सर्विलांस बैलून को जल्दी से जल्दी। तो प्रतीक्षा की गई और उसके बाद इसे गिराया गया। ठीक है, जब यह साइड में तट पर चला गया, तट की ओर चला गया, तो इससे सुनिश्चित हुआ कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा और गिरा दिया गया। ठीक है, तो यही है। और कनाडा से भी इसे मदद मिली, चीन इसको अमेरिका को इसे गिराने में। ठीक है, तो ये सब है, तो हम देख लेंगे इसको, टॉपिक में पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम बताया गया। अब देखो दूसरी बात इसमें क्या है, चलो ये तो नवीन घटनाक्रम हो गया, हमने इसे समझ लिया कि F-22 फाइटर जेट ने इसको गिरा दिया। ठीक है, बलून को एक मिसाइल के जरिए, चीन का बलून था, चीन ने कहा कि यह मौसम संबंधी अवलोकन के लिए था, आसानी था, इसका कोई निगरानी वाला उद्देश्य नहीं था। अमेरिका ने कहा यह निगरानी वाला स्पाई बलून था। अब इससे दोनों देशों के बीच क्या हो गई? खटास हो गई। ठीक है,
तो अब इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है, उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या वजहें रही और अभी वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन एडोलसेंट इंडिया, ठीक है, ये देखना है हमें आर्टिकल, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा 2 आर्टिकल यहाँ पे हो गया, तीसरा बता दूं कि आर्टिकल पहले मैं बता दूं आपस क्या क्या है। एक है एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस, ठीक है। ये एंड ऑफ लाइफ, देखो बच्चों एक चीज़ है, एंड ऑफ लाइफ क्या होता है, जीवन समाप्ति का जो निर्णय होता है, खासकर जो जब कोई व्यक्ति असहनीय रोग से पीड़ित हो या जिसके बचने की संभावना न के बराबर हो और उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो और वह जीवन से एक तरह से थक गया हो, ऐसी विशेष परिस्थिति में एंड ऑफ लाइफ डिसीजन का प्रावधान है, जीवन की समाप्ति का प्रावधान है, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस, ठीक है। जम्मू में विलेज डिफेंस मतलब ग्रामीण जो सुरक्षा है और शासन गवर्नेंस, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो 4 आर्टिकल मैंने बता दिया आपको। चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले और सबसे प्रथम आर्टिकल हम देखते हैं। ऐसे आप जीएस पेपर, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से जोड़ सकते हो। पंक्चरिंग टाइज, द रॉ ओवर बलून सो चाइना इज अ हॉट बटन इशू इन यूएस पॉलिटिक्स। अब देखो हॉट बटन इशू पता है क्या होता है, रॉ ओवर बैलून, बैलून पर जो ये चल रहा है वर्तमान घटनाक्रम, उससे पता चलता है, वो दिखाता है ना, शो मतलब पता चलता है कि जो चाइना जो है ना, चीन जो है ना, वो हॉट बटन इशू है। कहाँ, यूएस पॉलिटिक्स में। यूएस की जो राजनीति है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजनीति है, वहाँ क्या है, एक हॉट बटन इशू है और चर्चा में ये है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। द शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज सर्विलेंस बैलून बाय द यूएस मिलिट्री हैज served as a stark reminder of the deep distrust that characterizes relations between the world's 2 biggest powers. अब देखो शूटिंग डाउन हो गया बैलून का, बैलून गिरा दिया यूएस मिलिट्री ने, ठीक है। उससे क्या हुआ, इससे एक स्पष्ट चेतावनी मिली है। चेतावनी क्या हुआ, इससे स्पष्ट एक ज्ञान मिलता है, एक जानकारी मिलती है, रिमाइंडर, अनुस्मारक कहता है इसको, है ना, अनुस्मारक मिलता है, जानकारी मिलती है कि एक ना डीप डिस्ट्रस्ट है, एक गहरे अविश्वास की भावना है। कहाँ, अमेरिका और चीन के बीच में। दैट कैरेक्टराइजेज, ना, जो मतलब परिलक्षित करता है रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट पावर्स, मतलब दो विश्व की जो 2 बड़ी शक्तियां हैं, उनके बीच के संबंधों को ये बताता है कि दोनों के बीच संबंध वर्तमान में कैसे चल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं उनके बीच में हैं, किस तरह की अविश्वास है बीच में, दोनों के बीच में। द डिटेक्शन ऑफ द बलून लास्ट वीक ऑफ मोन्टाना स्पार्क्ड और डिप्लोमेटिक क्राइसिस। अब देखो डिटेक्शन हुआ, पता चला किसका, बलून का, लास्ट वीक में, है ना, मोन्टाना पर, मोन्टाना के ऊपर में, आसमान में। उससे क्या हुआ, डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ गया वहाँ पर, दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संकट, राजनयिक संकट। जिससे क्या हुआ, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, है ना, एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। एंटोनी ब्लिंकन कॉलिंग ऑफ अ हाईली एंटिसिपेटेड विजिट टू चाइना फ्रॉम फैब 6 दिन की यात्रा होनी थी, हाईली एंटिसिपेटेड यात्रा थी चीन की, उन्होंने स्थगित कर दी, यात्रा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि चीन का बलून अमेरिकी हवाई क्षेत्र में, अब अमेरिकी क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, दोनों देशों के बीच टकराव हो गया, है ना, मतलब अविश्वास इस तरह का है दोनों देशों के बीच में वर्तमान में। द विजिट विच वुड हैव बीन द फर्स्ट बाय अ टॉप यूएस डिप्लोमेट सिंस 18, देखो सिंस 18 के बाद से ना, ये विजिट अगर हुआ होता, अगर ये विजिट हुआ होता तो ये ना फर्स्ट विजिट होता, किसका, टॉप यूएस डिप्लोमेट का, उच्च स्तर के यूएस डिप्लोमेट का। अब देखो अगर होता ये, तो ये किसका परिणाम था, वॉज द रिजल्ट ऑफ अ मंथ्स लॉन्ग एफर्ट, ये एफर्ट का था कि भाई महीनों चले प्रयास का परिणाम था कि भाई संबंध खराब हो रहे हैं, उसको दोबारा टाइज को सही करो, है ना। तो जो प्रयास हो रहे थे ना, उसका परिणाम था, अगर यात्रा हो जाती तो, लेकिन यात्रा नहीं हुई और सब कुछ मिट्टी में मिल गया, ठीक है। आपको पता होगा कि देखो बाइडन और शी जिनपिंग मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी, कहाँ पर, G20 में, बाली में, ठीक है, समिट में मुलाकात हुई थी उनकी। तो उसके बाद से जो प्रयास चल रहे थे, है ना, उसी का परिणाम था ये, लेकिन वो भी खत्म हो गया। द फ्रेजिलिटी ऑफ दैट एफर्ट, फ्रेजिलिटी होता है भंगुरता, है ना, कमजोरी, उस एफर्ट का कमजोरी देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कंट्रोवर्सी में ये निपट गया, है ना, मतलब आगे नहीं बढ़ पाया।
बलून की जो कंट्रोवर्सी थी, विवाद जो उत्पन्न हुआ, उसमें ये प्रयास खत्म हो गए। विच हैज़ पंक्चर्ड द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी इन रिलेशंस। अब इसने क्या कर दिया, इस झगड़े ने, इस विवाद ने पंक्चर्ड कर दिया किसको, तो प्रोसेस को। किस चीज़ के प्रोसेस को, तो रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी इन रिलेशंस, संबंधों में स्टेबिलिटी लाने की, रिस्टोर करने की प्रोसेस को समाप्त कर दिया, पंक्चर कर दिया। दैट हैव बीन मार्ड बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड, है ना। बीजिंग हैज मेंटेन दैट बलून वॉज सिविलियन। अब मैंने बताया आपको कि बीजिंग मतलब चीन ने क्या कहा कि बलून जो था ना सिविलियन था, असैन्य उद्देश्य के लिए था, मेट्रोलॉजी मौसम संबंधी आकलन के लिए, अवलोकन के लिए था। बट हैड ड्रिफ्टेड ऑफ कोर्स, लेकिन ड्रिफ्टेड ऑफ कोर्स मतलब रास्ता भटक गया था, है ना, उसका रास्ता अपना वो भटक गया था, गलत रास्ते चला गया था। इट ऑल्सो स्लैम्ड द मूव टू शूट इट आउट एज एन ओवर रिएक्शन। उसने, चीन ने इसे गिराने के स्टेप को ना ओवर रिएक्शन कहा, कि कुछ ज़्यादा ही प्रतिक्रिया कर दी अमेरिका ने। किसने कहा, चीन ने कहा। US has seen the deployment of what it called a surveillance balloon on the eve of Blinken visit deep into its air space as a grave provocation। देखो अमेरिका ने गिरा दिया, ठीक है, डिप्लॉयमेंट जो था इसका गिरा दिया, लेकिन जो सर्विलांस बलून था ना अमेरिकी नज़र में, है ना, उसका अभी उसकी स्थिति अभी पता नहीं है क्या है, दोनों देश अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नज़र में जो ये सर्विलांस बलून था ब्लिंकन विजिट से पहले, है ना, तो लेकिन इसमें देखो क्या है, ब्लिंकन विजिट से पहले इस तरह की घटना हुई, उससे अमेरिका ने कहा ये बहुत ही गंभीर प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन क्या होता है, उकसावा, है ना, उकसाना किसी को। वन इट पॉइंटेड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वन इट पॉइंटेड आउट, ठीक है, जिसे इसने पॉइंट आउट किया, इंगित किया अमेरिका ने, ठीक है, कि दैट बीजिंग टू वुड नॉट हैव टॉलरेटेड, कि बीजिंग ने भी इसे सहन नहीं किया होता, चीन ने भी इसे सहन नहीं किया होता। यूएस ऑफिशियल्स हैव एक्नॉलेज, यूएस ऑफिशियल ने स्वीकार किया है कि दिस वाज बाय नो मींस द फर्स्ट सच सर्विलेंस बलून स्पॉटेड ओवर अमेरिकन स्काई, कि जो था ना, जो फर्स्ट सच सर्विलेंस बलून था, ठीक है, जो मतलब अमेरिकी आसमान के ऊपर देखा गया था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देयर वाज अ सिमिलर इंसिडेंट, ऐसी ये घटना और हुई थी अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप के शासनकाल में, ठीक है। बलून्स वर ऑल्सो स्पॉटेड ओवर जापान इन 2020 एंड 2021। ये बलून अब कौन से बलून थे, लेकिन बलून देखे गए थे, है ना, बलून देखे गए थे जापान में 2020 में और 2021 में, और भारत के अंडमान आइलैंड पर भी लास्ट ईयर, पिछले साल बलून देखे गए थे, है ना। ऑल थ्री गवर्नमेंट्स डिड नॉट टेक स्टेप्स, इन तीनों सरकारों ने स्टेप नहीं लिए, कदम नहीं उठाए, क्या करने के, बलून को गिराने के, शूट डाउन द बलून्स। इन तीनों सरकारों ने इस बलून को गिराने के कदम नहीं उठाए। प्रिजम्बली कमिंग टू द कंक्लूजन दैट, अब कंक्लूजन पे आते हैं कि बलून्स जो है ना, इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस पावर्ड बाय एडवांस सेटेलाइट, देखो इंटेलिजेंस जो होता है ना आजकल, जो एडवांस सेटेलाइट से हम इनपुट जुटाते हैं, जानकारियां जुटाते हैं कहीं भी, वो आर नॉट इंपोर्टेंट इनफ टू वारंट बीइंग शॉट डाउन। अब देखो ये इतने पर्याप्त नहीं थे कि मतलब शॉट डाउन कर दिया जाए, है ना, कि अब देखो इंटेलिजेंस जो है ना, बलून से अब क्या, तो सेटेलाइट से जुटा लिए जाते हैं, पूरी जानकारी सेटेलाइट से आ जाती है ना, तो इसका तरह का तुरंत गिराने का कदम जो था ना, उतना मतलब उतना पर्याप्त नहीं था, है ना, उतनी आवश्यकता तो तीव्र स्तर पर नहीं थी, ठीक। लेकिन किसी के संप्रभुता का भी उल्लंघन था, है ना, अमेरिका ने इसे अपने संप्रभुता का उल्लंघन माना कि मेरे क्षेत्र में आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि न्यू दिल्ली एंड टोक्यो, न्यू दिल्ली मतलब भारत और टोक्यो जापान, भारत और जापान ने क्या किया, मे नाउ बी प्रॉम्प्टेड टू रीअसेस। अब देखो, अब ये दोनों देश जो है ना, ये भी इस बात पर पुनर्आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, फिर से इस बात को समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि किस तरह डील किया जाए अगर ऐसी स्थिति आए, सच इंट्रूजन, अगर ऐसे हस्तक्षेप होते हैं भविष्य में, इन फ्यूचर, तो वे कैसे हैंडल करें। तो जापान और भारत दोनों देश इस पर विचार तो करेंगे ही कि आगे कैसे निपटना है। बीजिंग फॉर इट्स पार्ट, जो चीन जो है, बीजिंग अपने पार्ट वुड डू वेल टू रिकंसिडर द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ व्हाट हैपेंस टू बी अ न्यू एंड प्रोवोकेटिव टूल्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब बीजिंग जो है, चीन जो है, वो बिल्कुल इसको रिकंसिडर करेगा कि बेनिफिट और कॉस्ट क्या है, मतलब जो इसमें जो बेनिफिट, लाभ जो है, और इससे कितना हानि है ना, जो भी एक नया प्रोवोकेटिव टूल जो है इसने इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इसने चुना है, उसके इसके क्या हानि है, क्या लाभ है, जरूर इस पर पुनर्विचार करेगा, है ना, कौन, चीन।
It is conceivable that the Biden administration may have been allowed the balloon to quietly drift away had it not been spotted in मोन्टाना। को मोन्टाना में नहीं दिखता ना तो ये निकल भी जाता बलून, ये कहा जाता है। ठीक है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड इंटेंस क्रिटिसिज्म। अब देखो बाइडेन प्रशासन जो है ना, अगर मान लो आपके देश की संप्रभुता में कुछ बाहर से कुछ आ जाता है तो आपको तो घरेलू स्तर पर कई बार आपको झेलनी पड़ती है ना आलोचना। वही हुआ कि बाइडेन प्रशासन क्या हुआ, आलोचना झेलना पड़ा, इंटेंस, ठीक है, इंटेंस क्रिटिसिज्म फॉर नॉट शूटिंग डाउन, ठीक है, बलून को नहीं गिराने के लिए। इन इट्स रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग कैंसिलिंग द, यहाँ पे देखो आप कि, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को तो आलोचना झेलनी पड़ी है। इट्स रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग कैंसिलिंग द ब्लिंकन, देखो जो ब्लिंकन का विजिट उन्होंने कैंसिल कर दिया ना, तो रिफ्लेक्ट्स हाउ चाइना हैज़ बिकम, वो दिखाता है। अब देखो घरेलू स्तर पर आलोचना हुई, ठीक है, अब इसे भी अनकम्फर्टेबल लगा बाइडेन प्रशासन को। अब तो उससे क्या हुआ कि इनका दौरा जो है, एक टॉप ऑफिशियल का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है ना, चीन का दौरा। इससे पता लगता है कि चाइना वाला इशू जो है ना वो अमेरिका में किस तरह का बड़ा मुद्दा बन गया है अमेरिकी राजनीति में। दिस डेवलपमेंट हैज कंस्टेंट हाउ अ की रिलेशनशिप इज मैनेज। इससे पता लगता है, इससे मतलब कंस्टेंट क्या है इसने, कि कैसे की रिलेशन को मैनेज किया जा रहा है। इन 2001 की बात करूं तो यूएस एंड चाइना जो है ना, अमेरिका और चाइना वर एबल टू डायल डाउन टेंशंस। ये अब टेंशन को कम करने पर, तनाव को कम करने पर, मतलब एक तरह से वो हो गए थे, बिल्कुल क्लियर हो गया था, उन्होंने अच्छे से तनाव को कम कर लिया था। ठीक है, इस प्रयास को, अपने प्रयास को, तनाव को कम करने के प्रयासों को सफलता मिली थी, है ना, इन्होंने अपने तनाव को कम कर लिया था। तो तनाव कैसे आया था, तो आफ्टर कॉलिजन बिटवीन अ यूएस स्पाई प्लेन, देखो अमेरिकी स्पाई प्लेन और चाइनीज फाइटर जेट के बीच में टक्कर हो गई थी। कहाँ पर, तो ये हेनन आइलैंड इन चाइना है ना, चाइना में हेनन आइलैंड है, वहाँ पे टक्कर हो गई थी। उसके बाद जो टेंशन हुआ दोनों देशों के बीच, उन्होंने मैनेज कर लिया था, सही हो गया था। शुड अ सिमिलर क्राइसिस नाउ अराइज। अब देखो सिमिलर क्राइसिस क्या है, वो फिर से अराइज होना चाहिए, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द चार्ज बैकड्रॉप ऑफ इंटेंसिफाइंग राइवलरी। अब देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ती एक तरह से दुश्मनी कह सकते हो आप, है ना, प्रतिद्वंदिता कह सकते हो दोनों देशों के बीच में, है ना। मसल फ्लेक्सिंग ओवर ताइवान, ताइवान के ऊपर देखो दोनों देशों के बीच विवाद है, ठीक है। चीन कहता है कि आप ताइवान में हस्तक्षेप ना करो, अमेरिका कहता है हम करेंगे। एंड हीटेड डोमेस्टिक डिस्कोर्स। अब देखो चीन को लेकर अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी नाराजगी है, तो चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ठीक है। फाइंडिंग एन ऑफ रैम विल बी फार फ्रॉम मोर डिफिकल्ट। अब देखो एक ऑफ रैम ना, जो मतलब एक तरह से फिर से वापस पटरी पर लाने की यात्रा जो है ना, वापस पटरी पर आने की यात्रा, अब उसे फिर से प्राप्त करना इनके लिए क्या होगा, ये मुश्किल भरा काम होगा, ठीक है। तो वही इस टॉपिक में बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपने इसे समझा होगा। चलो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस, ठीक है। आप इसे समझो कि एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस ना, ये मैंने बताया आपको, जीवन समाप्ति का निर्णय जो है, इसमें आप देखो एससी ट्विक्स ऑन डायरेक्टिव नॉर्म्स आर वेलकम बट लेजिस्लेशन विल बी बेटर। अब देखो यहाँ पे कहा गया है जो एससी का ट्विक्स है ना, एससी का जो ट्विक्स है इस पर, किस पर, डायरेक्टिव नॉर्म्स पर, है ना, वो बिल्कुल मतलब उसका स्वागत है, ठीक है। उन्होंने जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम किया है, ठीक है, निर्देशात्मक मानदंड पर ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसने कुछ काम किया, तो स्वागत योग्य है, लेकिन कानून बेहतर होगा, इसमें कहा गया है, ठीक है। और टॉपिक को पढ़ते हैं। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड लीगल स्टेटस टू द कंसेप्ट ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स। अब आप पूछोगे सर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स क्या है, ठीक है। अब आप इसे समझो, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स, इसे अभी देखो 2018 में ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, लीगल स्टेटस दिया था इसे, ठीक है। एंड अलाउड पैसिव क्या है, यूथेनेसिया, ठीक है। जो पैसिव, देखो इसमें पैसिव जब ही नाम जुड़ गया ना, ठीक है, इसे बोलते हैं निष्क्रिय, हाँ, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है, सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट सेफ गार्ड्स। अब यहाँ पर आप इसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो अनुमति दी कोर्ट ने, ठीक है। अब तो इसे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि इस निर्णय को ना एक रोगी की जो स्वतंत्रता है, रोगी की जो बीमार व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो जीवन को समाप्त करने के निर्णय हैं, ठीक है,
दोनों पर जो दोनों को एक तरह से महत्वपूर्ण मान्यता मिली, इसके रूप में देखा गया है ना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि ये क्या है ना, अभी हमने बात की, तो इसमें ना एक तरह से ये ऐसा अधिकार है, आप इसे ऐसे समझो कि देखो एडवांस डायरेक्टिव क्या है कि अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स अ पर्सन्स विशेज, जिसमें एक पर्सन की इच्छाओं का जिक्र होता है अबाउट रिसीविंग मेडिकल केयर, मेडिकल केयर को रिसीव करने को लेकर, मेडिकल केयर को प्राप्त करने को लेकर, इफ़ दैट पर्सन इज नो लॉन्गर एबल टू मेक मेडिकल डिसीजंस बिकॉज ऑफ सीरियस इलनेस और इंजरी। कहने का तात्पर्य, अगर कोई व्यक्ति है ना डिसीजन लेने में असक्षम है, सक्षम नहीं है, किसको क्यों असक्षम नहीं है, मतलब गंभीर बीमारी से पीड़ित है या चोट से पीड़ित है और वो मेडिकल डिसीजन लेने में मतलब सक्षम नहीं है, किस तरह का कि उसे मतलब जो मेडिकल केयर है मतलब स्वास्थ्य देखभाल है उसको लेना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उस स्थिति में वो अपनी जो है मेडिकल केयर को लेकर ना वो अपनी विशेष उसको मेंशन करता है उस पर, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट पर। जब वो मतलब एक तरह से बोलने की स्थिति में या अपनी बातों कह पाने की स्थिति में नहीं होना, तब उस डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है। उसमें उस व्यक्ति की इच्छाएं लिखी होती हैं स्वास्थ्य देखभाल को कंटिन्यू करने और ना करने को लेकर। एंड एडवांस डायरेक्टिव जो है ना वो एक पर्सन को, जैसे कि आपको मे ऑल्सो गिव अ पर्सन, स्पाउस हो गया मतलब पत्नी संबंधी या फ्रेंड को, वो अथॉरिटी देता है वो आदमी कि आप मेरे ना मेडिकल डिसीजन का निर्णय कर सकते हो, ठीक है। अनदर पर्सन है, जैसे कि आपको देखो कोई जो स्पाउस है किसी की रिलेटिव है या फ्रेंड है अपने किसी मित्र का, या कोई पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, या संबंधी जो है अपने रिश्तेदार के बारे में निर्णय ले सकते हैं, है ना, कि अगर संबंधित व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम ना हो तो, है ना, मेडिकल केयर को लेकर के, है ना, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को कंटिन्यू करने को लेकर के। अब कई तरह के एडवांस डायरेक्टिव्स हैं, एक लिविंग विल है, एक ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है ना हेल्थ केयर के लिए, एंड डू नॉट एक और है डीएनआर ऑर्डर्स है, ठीक है, डू नॉट रेसोसिएट है ना स्टेट ऑर्डर्स है। इन द यूनाइटेड स्टेट में द लॉ फॉर एडवांस डायरेक्टिव्स जो है ना वो डिफरेंट होता है, हर एक स्टेट के लिए हो सकता है ना। लॉ फॉर एडवांस डायरेक्टिव, कानून जो है ना एडवांस डायरेक्टिव के लिए वो राज्यवार अलग अलग हो सकता है, और ईच स्टेट, हर एक स्टेट जो है ना वो आदमी को कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ एडवांस डायरेक्टिव्स प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड प्लीज, ठीक है। द राइट टू डिग्निफाइड डेथ, अभी मैंने बताया आपको कि अपने जीवन को मतलब एक सम्मानपूर्वक अंत करने का जो मरीज का अधिकार है उसकी महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति के रूप में देखा गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। तो हाउएवर डॉक्टर्स ने बाद में पाया कि कुछ ऑफ जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, है ना, वो ना क्या है, इनसरमाउंटेबल हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, है ना, कुछ बाधाएं हैं इनके सामने, है ना। ऑब्स्टेकल्स क्या होता है, बाधाएं, क्या होता है ऑब्स्टेकल्स, आप लोग वर्ड में नोट कर लो कि इसे कहते हैं बाधाएं कहते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर्स को क्या क्या लगा कि इसमें मतलब बाधाएं हैं, और ऐसी बाधाएं जो कैसी हैं, एडजेक्टिव है ये, इनसरमाउंटेबल, दुर्गम बाधाएं, बड़ी बाधाएं हैं, ठीक है, इसको अपनाने में। कैसे, इन रिसेंट ऑर्डर, तो फिर क्या हुआ, एक रिसेंट ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ना मतलब संवैधानिक पीठ, उसने मॉडिफाई किया डायरेक्शंस को, संशोधित किया और उसे कुछ ज़्यादा ही सही बनाया एंड सिंपल और सामान्य बनाया। एडवांस डायरेक्टिव जो है ना उसमें अब क्या है, काउंटर साइन नहीं करना पड़ेगा, प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करना पड़ेगा उसको, किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। पहले क्या होता था ना उस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर होने चाहिए होते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब क्या है, उसके बदले इसे अटेस्टेड किया जा सकता है, प्रतिहस्ताक्षरित या स्व प्रमाणित, अभिप्रमाणित किया जा सकता है, किसके द्वारा, नोटरी के द्वारा या गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ द मजिस्ट्रेट के सिवाय। इट इज इनफ इफ द नोटरी ऑफिसर इज सर्टिस्फाइड, अगर नोटरी ऑफिसर सर्टिस्फाइड है कि डॉक्यूमेंट सही से बना है ना, बिना किसी कोर्सन, दबाव के या इंड्यूसमेंट, प्रलोभन के, हो सकता है दबाव में डॉक्यूमेंट बना लिया गया हो या प्रलोभन में बना लिया गया हो, लेकिन अगर लगता है उस ऑफिसर को कि बिना दबाव के, बिना प्रलोभन के ये दस्तावेज बना है और पूरी सहमति से विद फुल अंडरस्टैंडिंग बना है, तो फिर उस पर साइन कर सकता है और वो मान्य होगा।
ठीक है, आप इसे ऐसे समझो। फिर क्या है, द ओरिजिनल गाइडलाइन, जो ओरिजिनल गाइडलाइन था ना उसकी हम बात करते हैं। मूल दिशा निर्देश जो थे कि एग्जीक्यूटर को ना एक गार्जियन का नाम देना पड़ेगा, क्लोज रिलेटिव का नाम देना पड़ेगा, जो कि ऑथोराइज होंगे निर्णय लेने में कि अब उसको मेडिकल, संबंधित व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट चलने दिया जाए या बंद कर दिया जाए, है ना। इन द इवेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटर बिकमिंग इनकैपेबल, अब देखो इस स्थिति में जब वो जो आपका एग्जीक्यूटर है वो असक्षम हो जाए निर्णय को लेकर के, उसे क्या किया गया है, मोर देन वन गार्जियन कर दिया गया। अब एक से ज़्यादा आदमियों का नाम उसमें दिया जाएगा, रिलेटिव का नाम दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सिवाय मैं जो मजिस्ट्रेट को ये काम दिया गया था कि वो ना फैमिली मेंबर्स को डॉक्यूमेंट के बारे में सूचित करेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, इस बार दस्तावेज के बारे में, है ना। अब देखो अगर एग्जीक्यूशन के समय, उससे आगे बढ़ाने के समय मजिस्ट्रेट अगर उपस्थित नहीं रहते हैं तो इसका दायित्व तो अब किस पर है, इसका दायित्व है अब किस पर, पर्सन पर, है ना, उस व्यक्ति पर है ना, उस स्वयं पर है कि आप इसकी एक कॉपी जो है, एडवांस डायरेक्टिव की जो कॉपी है अपने गार्जियन या क्लोज रिलेटिव्स को दे दो, है ना। क्लोज रिलेटिव्स नेम्ड इन इट, इसमें जो नाम, जिस इसका नाम दिया गया है ना, जिस इसके नाम पे ये है ना, एडवांस डायरेक्टिव, जिस इसका नाम आपने इसमें व्यक्त किया है उसको आप दे दो। और साथ ही साथ एक फैमिली फिजिशियन को भी दे दो, आपको जो फैमिली फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर है, उसको भी दे दो। इट में ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, इसे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जा सकता है। न्यू गाइडलाइंस जो है उसमें क्या क्या आवश्यक है, रिक्वायर द हॉस्पिटल इटसेल्फ टू कंस्टिट्यूट प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, इसका अंतर्गत नए गाइडलाइन, नए दिशा निर्देश के अंतर्गत हॉस्पिटल के लिए भी आवश्यक है वो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का गठन करे, वेरीफाई करने के लिए कि जो रेफ्यूजल का जो या विथड्रॉल का जो इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है ना, वो जो उसका जो ट्रीटमेंट के बारे में है, इसे कैरी आउट किया जाना चाहिए या नहीं। द हॉस्पिटल शुड ऑल्सो फॉर्म सेकेंडरी बोर्ड, हॉस्पिटल को द्वितीयक बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए, जिसमें एक डॉक्टर होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना, जिला के जो मुख्य मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा नामित होंगे ये डॉक्टर, वे शामिल होंगे। व्हिच विल हैव टू एंडोर्स द प्राइमरी बोर्ड सर्टिफिकेट, जिसे प्राइमरी बोर्ड के सर्टिफिकेट को मतलब उसे मतलब प्रमाणित करना होगा, ओके करना होगा। द चेंज हियर इज, यहाँ पे बदलाव यह है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नीड नॉट कंस्टिट्यूट द सेकंड मेडिकल बोर्ड, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसे सेकंड मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं करना होगा, जो कि 2018 एज रिक्वायर्ड इन 2018 जजमेंट, जो कि 2018 के जजमेंट में रिक्वायर्ड था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये बोर्ड का गठन करना होता था, लेकिन इसमें नहीं करना पड़ेगा नए दिशा निर्देश में, ठीक है। द स्क्रूटनी बाय द बोर्ड्स होल्ड्स गुड इवन द केसेस इन व्हिच देयर इज नो एडवांस डायरेक्टिव, देखो स्क्रूटनी जो है ना बोर्ड के बारे में, बोर्ड द्वारा वो होल्ड्स गुड, है ना, सही लगता है, क्यों, इवन इन केसेज ऑफ इन व्हिच देयर इज नो एडवांस डायरेक्टिव, जब कोई मान लो एडवांस डायरेक्टिव ना हो तो उस केस में क्या होगा, तो बट द पेशेंट इज नॉट इन द पोजिशन टू मेक एनी डिसीजन, है ना, और जो कहने का मतलब पेशेंट जो है वो डिसीजन लेने के की हालत में नहीं हो, ठीक है, कुछ बता पाने की हालत में नहीं होगी, कंटिन्यू करना है ट्रीटमेंट को या नहीं करना है, मेडिकल केयर को कंटिन्यू करना है, हटाना है, तो स्क्रूटनी जो होगी ना बोर्ड के द्वारा वो सही रहेगा। द न्यू गाइडलाइंस ऑल्सो स्पेल आउट द एक्सपीरियंस, देखो अब नए गाइडलाइंस की बात करूँ, ठीक है, नए गाइडलाइंस मतलब नए दिशा निर्देश, ये वर्ड सब ना आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी वर्ड पावर जो है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और वर्ड पावर अच्छी हो जाएगी ना तो फिर आप का जो ये ज्ञान है, ठीक है, आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो मैंने बता दिया आपको कि बोर्ड द्वारा जांच जो है ना, ये बोर्ड जो जांच करता है, अभी मैंने सेकंड बोर्ड का नाम लिया था, बोर्ड जो जांच करता है वो सही स्टेप लग रहा है, क्योंकि जब मान लो एडवांस डायरेक्टिव नहीं हो, अब पेशेंट भी ये हालत में नहीं हो कि वो कुछ बता पाए, कुछ कह पाए, तो ये जांच जो है वो सही रहेगा, सही उपयुक्त कदम है, ठीक है, उसका मिसयूज नहीं होगा, है ना, पेशेंट का सही तरीके से जो भी उसके हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। दूसरी बात, नया गाइडलाइन में एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन की बात कर रही है, जो कि बोर्ड में इंक्लूड होंगे, उनके बारे में बात की जा रही है। व्हाइल सच गाइडलाइंस आर यूजफुल, और ये जो गाइडलाइंस है यूजफुल है, नेसेसरी है, इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल, लिविंग विल के जो कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने, ठीक है, करने के लिए लिविंग विल जानते हो ना, लिविंग विल के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके क्रियान्वयन करने के लिए। अब आप समझ लो कि लिविंग विल क्या है, तो लिविंग विल जो है ना
वो लिविंग विल क्या है, और रिटन स्टेटमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन की इच्छा होती है, एक व्यक्ति की इच्छा को उसमें दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है, किसके बारे में, उसके फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, भविष्य के मेडिकल देखभाल के बारे में, उपचार के बारे में। कैसी परिस्थिति में, तो परिस्थिति ये होगी जब वह आदमी मतलब ऐसी स्थिति में ना हो कि वो कुछ बता पाए, ठीक है, मतलब कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दे पाए, या फिर मतलब एडवांस डायरेक्टिव ना दे पाए। तो उस स्थिति में ना उस पर्सन की जो इच्छाएं हैं वो उस दस्तावेज में दर्ज रहेंगी, मतलब मौजूद रहेंगी। तो उससे मतलब उसके जो फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में। एंड एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स, एट द टाइम पार्लियामेंट केम आउट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, ठीक है, सच अ लॉ कुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डिपॉजिटरी एडवांस डायरेक्टिव सो दैट नीड टू असर्टेन। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, अब टाइम है ना, पार्लियामेंट को ना एक एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए। सच अ लॉ कुड ऑल्सो प्रोवाइड, ये जो लॉ है ना, अगर मान लो एडवांस डायरेक्टिव पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है आता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एक रिपोजिटरी प्रोवाइड कर सकता है एडवांस डायरेक्टिव के लिए, मतलब एक तरह से एक सूची है ना, विषयों की सूची प्रोवाइड कर सकता है। उससे क्या होगा, सो दैट द नीड टू असर्टेन अफ्रेस इट्स जेन्युइन नेचर, ताकि जो इसके जेन्युइन नेचर का ना पता लगाया जा सके, वास्तविक, है ना, पता लगा। यहाँ देखो क्या है, सो दैट द नीड टू असर्टेन अफ्रेस इट्स जेन्युइन नेचर डज नॉट अराइज एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो कि अगर मान लो ये कानून बन जाता है, ठीक है, उसमें डिपॉजिटरी होगा, है ना, उसके जमा कोष कर सकते हैं तरह से। अब किसका डिपॉजिटरी होगा, तो एडवांस डायरेक्टिव्स का क्या होगा, डिपॉजिटरी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो नीड टू असर्टेन अफ्रेस इट्स जेन्युइन नेचर। अब देखो असर्टेन होता है पता लगाना, है ना, तो अब क्या है, इसके जेन्युइन नेचर, मतलब एडवांस डायरेक्टिव जो किसी ने दिया है ना, किसी का है, उसके जेन्युइन नेचर का जो मतलब वास्तविक, है ना, उसका जो जेन्युइन नेचर जो है, वास्तविक जो उसकी प्रकृति है, उसका रीजन जो है ना, उसको पता लगाने, है ना, डज नॉट अराइज एट द टाइम ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसकी पता लगाने की आवश्यकता ना पड़े, उसकी तह तक जाने की आवश्यकता ना पड़े। कब, जब इसके क्रियान्वयन की बात आती है, ठीक है, तो उसकी आवश्यकता तो होती है ना पता लगाने की, सही है कि नहीं, बिना चेक किए थोड़े हो जाएगा वो। तो कहा जा रहा है कि ये रिपोजिटरी आ जाएगा ना, तो उससे इस काम में आसानी होगी और इसे समुचित तरीके से इसका प्रबंधन हो पाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमारे पास दो टॉपिक्स थे आपके लिए, ठीक है। एक टॉपिक था आपका जो कि मैंने अभी बताया आपको, जो चीन और अमेरिका के बीच तनाव चल रहे थे उसके बारे में जानकारी थी। मैंने पूरी स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी, है ना। आप, और दूसरी बात, मैं जब कुछ बताता हूँ ना, अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए सही है ना, तो आप उसे नोटबुक पर अवश्य नोट कर लें, अवश्य ही काम आएगा। जानकारी कभी जाया नहीं होती। अगर आपके पास सूचना है, जानकारी है, आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास किसी चीज़ को लेकर गूढ़ जानकारी है, प्रगाढ़ जानकारी है, तो यह जानकारी आपको भविष्य में ऊंचाइयां देगी, आप भविष्य में ऊंचाइयों पर पहुंच पाओगे। तो इसमें इसी जानकारी का योगदान होगा। हो सकता है अगले साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद, लेकिन ये जानकारी आपको चाहिए ही होगी, ठीक है। तो आप इसी तरह इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो मैं वर्ड मैं बताता हूँ, या बीच बीच में मैं कुछ इंग्लिश के हिंदी टिपिकल वर्ड्स बताता हूँ आपको, आप उसे अवश्य नोट कर लें। इससे वर्ड पावर आपका अच्छा होगा, और वर्ड पावर अच्छा होगा तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप इंग्लिश को सही तरीके से पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपकी यह भाषा जो है ना, आपकी मातृभाषा की तरह ही काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मातृभाषा मतलब आपकी जो प्रारंभिक भाषा है, जो भाषा बचपन में आपने प्रयोग की है ना, मदर लैंग्वेज जो होता है, उसी की तरह आपकी यह भाषा भी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यह पहल हमारी है कि आप तक सही जानकारी, समुचित जानकारी सही तरीके से पहुँचे। आप करंट अफेयर्स, दिन प्रतिदिन की आवश्यक घटनाओं, है ना, विश्व की घटनाओं, विश्व की नई नवीन जानकारियों आदि के माध्यम से हमेशा सही तरीके से, है ना, ज्ञानार्जन के उद्देश्य से इससे अवगत होते रहें, इससे समझते रहें। ऐसा जो है हमारी पहल है, हमारी टीम की पहल है। इसी पहल के साथ हम आपको प्रतिदिन संपादकीय उपलब्ध कराते हैं। तो फिर बच्चों कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे,
ठीक है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।